हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। अगर आप सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, 24 का, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम कल से स्टार्ट है ना। तो ये मुझे जो बहुत कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे, मैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं जिसमें डिस्कस करने वाले टॉप 55 इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज फॉर सीयूईटी पीजी 2024। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट आप वीडियो को देखिए, है ना, और देखने के बाद आप समझिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। कुछ चीजें अगर आप ये वीडियो देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो आपको नहीं पता था तो वो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला ये पूरा का पूरा वीडियो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कहता है इफ इन्फ्लेशन इज एट 3% एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 8%। देखिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है जो रेट हमें, मान लीजिए, जो अगर हम पैसा रखें बैंक, हम जो रेट हमें दे रही है इंटरेस्ट, ठीक है, वो होगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% है और वहीं इन्फ्लेशन उस समय 3% है। तो कहता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रियल में कितना इंटरेस्ट रेट मुझे मिला, रिटर्न कितना मिला, तो 5% मिला ना। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच कंडीशन वुड इट बी बेटर टू द बोरोवर। किस स्थिति में बोरोवर को बेहतर कंडीशन मिलेगा। पहला, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड इन्फ्लेशन इज 9%। चलिए ये भी ठीक है क्योंकि नॉमिनल हमें 12% मिल रहा है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9% है और डिफरेंस कितना हुआ, यहां पे रियल इंटरेस्ट रेट 3% हुआ, है ना। फिर नॉमिनल इंटरेस्ट है 15% और इन्फ्लेशन 8%, तो यहाँ पे डिफरेंस 7% का है, ये और भी बेटर हुआ। नेक्स्ट है नॉमिनल 20% है, इन्फ्लेशन 25, तो लॉस हो गया 5% का। फिर थर्ड नंबर है 15% नॉमिनल है और 14% मिल रहा है आपको, क्या, इन्फ्लेशन वहां पे लागू है, मतलब इन्फ्लेशन वहां पे चल रहा है 14%, तो 1% का ही बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में, जहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 15% है और इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 7% का है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द प्राइस रेट डबल्स। देखिए, फिशर्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया जाए तो प्राइस लेवल जो होगा वो डबल हो जाएगा, बट द वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मनी फॉल बाय हाफ। नहीं, जब प्राइस लेवल बढ़ गया है ना तो क्वांटिटी ऑफ मनी का जरूरत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, हाफ नहीं होगा, वो भी डबल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, बिल्कुल यही आंसर है हमारा। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कहता है मार्जिनल रेवेन्यू इज एट द क्वांटिटी दैट जनरेट मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू एंड निगेटिव बियॉन्ड दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू हमारा मान लीजिए है ना, दिस इज हमारा, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। क्लियर? तो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है ना तो वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 0 है, कब, जब टीआर मैक्सिमम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहता है गलत कौन सा है। इवन मोनोपोलिस्ट कैन अर्न लॉस, बिल्कुल सही है, ये लॉस हो सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट का नहीं, तो ये करेक्ट है। फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है प्राइस टेकर, बिल्कुल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस टेकर होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 नंबर, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस। नहीं, ये कहां से होगा, नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट जो होता है उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट प्राइस होता है। ठीक है, तो हमारा ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर यही होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, फिर है किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ओलिगोपोलिस्ट मार्केट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है स्टेटमेंट, हमारा इनकरेक्ट हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल्स इतना दिया हुआ, ये क्या बताता है। देखिए
4k का पावर 0.6, l का पावर 0.3। तो लेबर कैपिटल जो इनपुट है उसका पावर का वैल्यू क्या है, 0.6 प्लस 0.3 ऐड कर दे, कितना आएगा, 0.9 आएगा। कितना आएगा, 0.9। ठीक है, तो ये 1 के बराबर अगर होता, देखिए अगर मान लीजिए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, k इक्वल्स ए एल का पावर अल्फा k का पावर बीटा, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1 होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है तो उसको बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं अल्फा प्लस बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे 0.9 आया है मतलब 1 से कम है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को बताता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है सो दैट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी वगैरह मेंटेन किया जा सके, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। तो डिस्काउंट रेट जो है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। कहता है जो नहीं है, डज नॉट कम मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो डिस्काउंट रेट तो आता है भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो आता है फिजिकल पॉलिसी में, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाता है, ये नहीं होगा हमारा। तो हमारा डज नॉट पूछा था तो हमारा आंसर यही गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाएगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट ये भी मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, है ना। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसको कहते हैं, देखिए पहले इसका आंसर है आईबीआरडी एंड आईएमएफ। ठीक है, पर थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं, है ना। कहता है जो ब्रेटन वुड ट्विन्स है रेफर्स टू टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में डिसाइड हुआ था वो क्या था, वर्ल्ड बैंक जिसको आईबीआरडी बोलते हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारा जो आंसर था ट्विन कौन होता है, वो आईबीआरडी और आईएमएफ होगा। क्लियर है, चलिए 9 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। देखिए मनी इल्यूजन बेसिकली क्या है ना, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व से रिलेटेड एक थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो था इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहता है द टर्म मनी इल्यूजन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिक्स इरविंग फिशर इन हिज बुक स्टेबलाइजिंग द डॉलर, राइट। उसमें सबसे पहले फिशर ने यूज किया था, बाद में जो जॉन मैनॉर्ड केन्स थे, है ना, इन्होंने इसके बारे में और डिटेल जानकारी लोगों को दिया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इरविंग फिशर होगा। ठीक है, चलिए कहता है विच कमिटी रिकमेंडेड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बारे में किसने रिकमेंड किया था, तो आंसर हमारा द अलेक्जेंडर कमिटी होगा। बट थोड़ा सा जान लेते हैं अलेक्जेंडर कमिटी के बारे में, है ना। कहता है द फर्स्ट इन द पीसी अलेक्जेंडर कमिटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज लाया था जो 1977 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका क्या था मेन रिकमेंडेशन, कहता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है शुड बी ग्रेजुअली लिबरलाइज्ड, है ना, लिबरलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी चीजें जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे 55 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बहुत ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हेड काउंट रेशियो। देखिए हेड काउंट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव इन द पॉवर्टी, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन में रहता है। ठीक है, इंडिया का जो हेड काउंट रेशियो 25.01% है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग 2021। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्वेश्चन था हेड काउंट रेशियो क्या है, तो परसेंटेज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते, नंबर ऑफ पीपल कर देते, याद रखिए परसेंटेज ऑफ पीपल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चूज द इंडिकेटर नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा डेवलप किया गया इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई कंट्री कितना डेवलप है, वहां के लोग कितने डेवलप है। उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ को शामिल किया जाता है, एज मैरिज इसको शामिल नहीं किया जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी शामिल किया जाता है, लिटरेसी शामिल किया जाता है। ये 3 कंपोनेंट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, इनको शामिल किया जाता है, एज मैरिज को शामिल नहीं किया जाता है। तो नॉट इंक्लूडेड था, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मेनी स्टेजेस इज एक्सप्लेन्ड इन रोस्टोज मॉडल। रोस्टो ने अपना जो डेवलपमेंट का स्टेजेस बताया था उसमें 5 स्टेजेस बताया है। कौन कौन बताया है,
पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, फिर तीसरा टेक ऑफ है, फिर ड्रिवन ड्राइव टू द मैच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई कंजम्पशन। ये टोटल पांच जो है स्टेजेस बताए गए हैं रोस्टो के ग्रोथ मॉडल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू फीसर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द सम ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा था ना रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो किसका डिफरेंस होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का। ठीक है, क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, इस हिसाब से नॉमिनल इंटरेस्ट मान लीजिए आई है तो क्या होगा, आर प्लस इन्फ्लेशन होगा ना, तो ऑप्शन सही है। दूसरा रियल इंटरेस्ट रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल यही वाला मैंने बताया अभी, दोनों सही है, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक पेज, है ना, वो क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, है ना। तो इस हिसाब से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं क्या, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कहता है कंजम्पशन दिया हुआ है कितना, 50 प्लस 0.8 YD, है ना। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इनकम पूछा, देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। 50 प्लस 0.5, ये YD का मतलब होता है इनकम आफ्टर टैक्सेशन, मतलब डिस्पोजेबल इनकम। तो वो क्या होता है भाई, Y माइनस रेट ऑफ टैक्स इनटू इनकम, मतलब इनकम का वह पार्ट जिसको टैक्स के रूप में हम लोग को देना पड़ा है। ठीक है, तो कंजम्पशन दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन है हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्लियर है? तो क्या होगा, y इक्वल्स कंजम्पशन 50 प्लस 0.5 y, सॉरी y माइनस टी वाई है, टी कितना है 0. मतलब 20% टैक्स है ना, तो 20% को 0.2 लिख सकते हैं, 0.2 y, है ना, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है 30 है। क्लियर? तो y बराबर हिसाब से 50 प्लस 0.5 इंटू यहाँ पे 0.8 y हो जाएगा। क्लियर? प्लस 130 हो जाएगा, मतलब y बराबर 180 हो गया प्लस 0.40 y हो जाएगा प्लस 1, ये तो जोड़ दिए 130, हिसाब से क्या हो जाएगा y माइनस 0.4 y इक्वल्स 180। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 पर y इक्वल्स 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 बाय 0.6, ऊपर चला जाएगा तो 1800 बटा 6 काटे कितना आएगा 300, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा 300। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जीडीपी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड। देखिए करंट प्राइस पर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, कांस्टेंट ईयर या बेस ईयर प्राइस को लेते तो उसको रियल जीडीपी बोलते थे। यहां पूछा करंट ईयर के बेसिस पे, तो वो हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। देखिए नेशनल इनकम आइडेंटिटी होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा इंपोर्ट 0 हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है ना, y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X, ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है C। ऑप्शन C हमारा ओनली करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम ये अपने मान लिए अगर इंपोर्ट 0 हुआ तब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं, तो आंसर हमारा इनकम आइडेंटिटी यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएस एंड एलएम कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। देखिए आईएस कर्व गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को बताते हैं जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के इक्वालिटी से बना है, और एलएम कर्व मनी मार्केट से मतलब मनी मार्केट के बारे में बताता है जो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा बना है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट मतलब गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों होगा, ऑप्शन A एंड B ओनली। क्लियर? बाकी चीज नहीं होगा हमारा ये। ठीक है, चलिए
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन में। चलिए देखिए 19वां नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। क्वेश्चन देख के तो पता चल रहा है सबसे पहले तो भाई हमारे पास क्या होगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लासिकल के बाद आए थे केन्सियन, और केन्सियन जब 1970 से फेल हुआ था तो आया था मोनेटरीज। फिर उसके बाद में रेशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन आया हुआ है, ए नंबर, ठीक है। तो डीबीसीए, डीबीसीए ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब है, कहता है द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल। कहता है कोई इंडिविजुअल अगर अपने पास मनी होल्ड करता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। नहीं, डिफ्लेशन होगा तो रियल वैल्यू और बढ़ जाता है मनी का, है ना, नहीं होगा। फोरगोन इंटरेस्ट फ्रॉम नॉट सेविंग, बिल्कुल, अगर हम बैंक में रखते तो कुछ इंटरेस्ट कमाते ना, लेकिन अपने पास रखे कुछ नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। तो फोरगोन इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉट सेविंग, ये तो ठीक है। यूटिलिटी फॉरगोन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे जिससे हमको यूटिलिटी मिलता, बट वो भी नहीं किया मैंने। रिटर्न फॉरगोन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स, बिल्कुल ये भी है, अगर हम उस पैसे से कुछ एसेट्स खरीद लेते तो उसे कुछ रिटर्न मिलता, है ना, बट हम अपने पास पैसा रखे हुए होल्ड कर रहे तो उसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बी सी डी तीनों होगा, बी सी डी ऑप्शन नंबर 1। और एक और चीज है कि जब अपने पास हम पैसा रख रहे हैं ना, होल्ड कर रहे हैं, तो उसका रियल वैल्यू ना क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगा ना तो रियल वैल्यू घटेगा, और डिफ्लेशन आएगा तो रियल वैल्यू बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोड्यूस कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स की तरह दिया गया था, कहा गया कि जब इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, मतलब अगर लेबर डिमांड कर्व हमारा ये है ना, ये शिफ्ट कर रहा है, कह रहा है शिफ्ट कर रहा है, मतलब वेज फिक्स है ना, तो शिफ्ट कैसे कर सकता है, इंक्रीज इन वेज रेट, नहीं, वेज रेट से शिफ्टिंग नहीं, मूवमेंट आएगा, ठीक है। डिक्रीज इन वेज रेट ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगा तो ये तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इधर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा कर्व है इधर जा रहा है तो डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए कहता है मार्केट फेलियर, देखिए मार्केट फेलियर एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है, पैरेटियन ऑप्टिमेसी फेल हो जाता है ना। ये किस कारण से होता है, किसकी प्रेजेंस से, पॉवर्टी, नहीं, ये टॉपिक नहीं होगा। एक्सटर्नलिटी एक कॉज है, मार्केट पावर अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी के पास मोनोपोली का पावर है तो भी हो सकता है। प्राइवेट गुड्स नहीं, पब्लिक गुड्स में होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एक्सटर्नलिटी, मार्केट पावर, पब्लिक गुड्स, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये 4 मेन सोर्सेज होते हैं मार्केट फेलियर के। यहाँ पे ऑप्शन में ये 2 हमारा है, बी एंड सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज, इस गेम का क्या सॉल्यूशन होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, मैक्सिमिन मिनीमैक्स का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो कॉलम का मैक्सिमम देखें, कॉलम में कौन सा मैक्सिमम है, 2 है, और दूसरा में क्या है, 6 है, इसमें क्या है, 2 है। रो का मिनिमम देखेंगे, रो का मिनिमम क्या है भाई, रो का मिनिमम पहला में 2 है, दूसरे में क्या है, -5 है, फिर इसमें क्या है, -2 है। अब यहां से हम लोग मैक्सिमीन निकालेंगे, मैक्सिमीन है ना, मतलब मैक्सिमीन का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रॉम द मिनिमम रो, है ना, तो मैक्स क्या 2 है, और यहां से मिनी मैक्स निकालेंगे, मिन मैक्स है ना, मतलब मिनिमम ऑफ दिस कॉलम मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो वैल्यू ऑफ द गेम 2 हो जाएगा, ठीक है। कहीं वैल्यू ऑफ गेम 2 दिया हुआ है, सब में 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बेस्ट स्ट्रेटजी देखिए, जो 2 आया हमारा, यहां पहला कॉलम में 2 इसके कारण आया है, इसके कारण आया है, और यहां पे ये रो में ये 2 है उसके कारण भी आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये पहला 2 जो है A1 B1 बता रहा है, बेस्ट स्ट्रेटजी A1 B1 है, ए का A1 बी का B1 फर्स्ट स्ट्रेटजी, ए का A3 स्ट्रेटजी और बी का B1 स्ट्रेटजी, फिर ए का A1 स्ट्रेटजी और बी का B3 स्ट्रेटजी, क्लियर। कहीं ऐसा है ऑप्शन नंबर 2 में है, वैल्यू ऑफ गेम 2 एंड बेस्ट स्ट्रेटजी A1 B1 A3 B1 A1 B3, क्लियर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर, है ना। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू केन्स एज इनकम राइजेज लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। केन्स का कहना था जब इनकम राइज करे कंजम्पशन राइज करेगा, लेकिन एट अ लोअर रेट, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू कुजनेट जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेटेड
हाइपोथेसिस दिए थे कंजम्पशन से। उनका कहना था कि लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी दोनों बराबर हो जाता है ना, क्योंकि लॉन्ग रन में लीनियर प्रोपोर्शनल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। तो क्या कहता है, एज इनकम राइजेस द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन फेयरली स्टेबल। बिल्कुल, क्योंकि जब कंजम्पशन स्टेबल हो गया तो सेविंग भी स्टेबल होगा, तो दोनों सही है हमारा, ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्लियर। 26 है, कहता है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी, एमपीसी बराबर एपीसी है, जो कुजनेट ने कहा था लॉन्ग रन में ऐसा होता है। और ऑन लेवल ऑफ इनकम द करेक्ट कंजम्पशन फंक्शन, देखिए कुजनेट ने कहा था ना कंजम्पशन फंक्शन बी वाई होता है, मतलब लॉन्ग रन में कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। तो सी का होगा ऑप्शन नंबर सी, सी बराबर बी, वाई बी का मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 27 कहता है फिलिप्स कर्व सेट्स अप अ रिलेशन बिटवीन, फिलिप्स कर्व बेसिकली बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ बताता है, इन्फ्लेशन बोलिए या फिर मनी वेज बोलिए, है ना, उसके बीच में अपोजिट रिलेशन बताता है। कहता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 28 नंबर है, कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, मतलब कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है ना, टचिंग बोथ दी, बोथ यहां होगा बोथ दी एक्सिस, है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिमांड इज इलास्टिक, द डिमांड इज इलास्टिक, है ना। देखिए मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इधर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यहाँ होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। थोड़ा मैं गलत जा रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, ईडी लेस देन 1 होगा और यहाँ पे ईडी बराबर 0 होगा, ठीक है, यहाँ ईडी ग्रेटर देन 1 होगा और ये पॉइंट पर ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर सिगमेंट बटा अपर सिगमेंट होता है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका। जो मेथड है पॉइंट मेथड, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है लोअर सिगमेंट, है ना, बटा अपर सिगमेंट, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूं, है ना। तो कहता है इलास्टिक कब होगा, तो इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक होगा मिड पॉइंट के ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो अबव द मिड पॉइंट ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मिड पॉइंट में इक्वल टू 1 होगा, बिलो मिड पॉइंट लेस देन 1 होगा, मतलब इनइलास्टिक होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर 2x 16 32 इज 8, है ना, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है 4 नंबर का दिया हुआ है कितना, 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32, है ना, हम लोग ऐसे निकालते ज्योमेट्रिक मीन, वो ज्योमेट्रिक मीन क्या है 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32 का पावर 1/4, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 8 इक्वल्स गुना करेंगे 16 32 32 1024, यही होता है ना, 32 इंटू 32, ठीक है, यस, इंटू एक्स का पावर 1/4, ठीक है। तो क्या करें, दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 पावर ले लो, 8 का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 1024x, क्या हो गया 1/4 है ना, तो इसमें इंटू 4 कर देते हैं इसमें भी, ठीक है, दोनों तरफ कर दिए तो 4 कैंसिल हो गया, 8 का पावर 4 क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया हमारा 4096 बराबर 1024x, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहां पे है, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम बाय a इज 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय a क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है 1/4, ठीक है, और b सॉल्व करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मतलब या तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर ले या तो बी कर ले या दोनों कर ले, सवाल ये पूछा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 विल सॉल्व, अगर ऐसा निकालना हो एटलीस्ट का प्रॉब्लम तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इनटू प्रोबेबिलिटी बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये कर देंगे, है ना, तो 1 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व करने का है 1/4,
तो नॉट सॉल्व करने का कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए नॉट हमारा हो जाता है 1 माइनस 1/4, मतलब हो गया 3/4। और बी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3। ठीक है, तो क्या हो गया 3/4 इंटू 2/3, 3 कैंसल, क्या बचा 1 माइनस 2/4 है तो 1/2 लिख सकते हैं, बराबर 1/2। आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए 31 है, कहता है अ कंज्यूमर स्पेंड ₹240 व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹15। प्राइस दिया हुआ है, कितना खर्च कर रहा है वो दिया हुआ है ना, एंड 300 व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹20। ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, देखिए शुरुआत का प्राइस है 15, फिर 15 से हो गया 20, शुरुआती खर्चा था 240, अब हो गया कितना 300। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, जब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बराबर क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, है ना। तो 240/15 आएगा 16, 300/20 आएगा 15, है ना। तो यहां ध्यान से देखिए चेंज इन क्वांटिटी कितना है -1 हुआ, 16 से घट गया 15 हो गया। चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन प्राइस हमारा है 5। ठीक है, कितना है 5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, क्या होगा माइनस चेंज इन क्वांटिटी हो गया -1, चेंज इन प्राइस हो गया 5 इंटू पी कितना है, पी मतलब इनिशियल प्राइस 15 है और इनिशियल क्वांटिटी कितना है 16 है। तो ये कैंसल, 5 3 क्या होगा 3/16 आंसर होगा। ऑप्शन में ऑप्शन में है ही नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर 3/16 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, कहता है आप प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन गलत था। ठीक है, आंसर 3/16 होगा। क्लियर, ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। नेक्स्ट कहता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस। जी हाँ, इक्वल सेक्रीफाइस होता है, मार्जिनल सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ता है ना, तो लोगों का मतलब मनी यूटिलिटी ऑन मनी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो घटता है, तो हायर इनकम पे हायर टैक्स लगेगा, तो वो इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस होगा हर व्यक्ति का, ये सही है। नेक्स्ट, हायर द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी मनी फॉर द टैक्स पेयर। बिल्कुल सही, दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। वीमेन एम्पावरमेंट की बात कौन करता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल करता है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स बिल्कुल ये भी करता है, जेंडर बजटिंग बिल्कुल, ये तो बजट वीमेन के लिए बात करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो एम्पावरमेंट कहां से हुआ, है ना। तो 1 2 3 होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है वो हैबरलर ने दिया था, एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया है, रिकार्डो ने दिया है जो थ्योरी उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का थ्योरी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, स्कैम मैच करना है। स्कैमनेस किससे रिलेटेड है, स्कैमनेस का मतलब होता है जब सिमेट्रिकल ना हो, है ना। तो पहला का 4 होगा, पहला का 4 कहीं है बिल्कुल सिर्फ ऑप्शन बी में, बाकी कहीं नहीं है, तो सब खत्म हो गया, लेकिन देख लेते हैं। वेरिएंस डिस्पर्सन से रिलेटेड है, अर्थक्वेक एक रैंडम वेरिएशन है, और एफ टेस्ट जो है रेशियो वेरिएशंस की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 36 हु प्रोपाउंडेड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 37 है आ मॉडरेटली स्केव्ड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 10 मीडियन 20। देखिए मोड इक्वल्स क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमें मीन निकालना है, तो 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड कर सकते हैं, या फिर मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड बटा 2। ठीक है, तो 3 इंटू मीन कितना, मीडियन कितना है, मीडियन 20 है, मोड कितना है 10 है, बाय 2 कितना होगा 60 में 10 गया 50/2, मतलब 25 आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पीएम किसान समनिधि स्कीम एज अनाउंस्ड ऑन इतना, ठीक है, क्या क्या भाई, ऑल फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। बिल्कुल ये एलिजिबल थे, सब फार्मर, स्मॉल मीडियम फार्मर जो थे वो एलिजिबल थे, ठीक है। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, नहीं ये फरवरी से अप्लाई हो गया था ना। बाकी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट विल ट्रांसफर ₹6,000 पर एनम इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज, हाँ ये ईयरली देगा। एंड द मनी विल बी गिवन इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000, ये भी सही है, यही हमारा ऑप्शन होगा। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2019, सही था, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, कहता है हेडोनिक प्राइस मेथड मेजर करता है, क्या मेजर करता है? देखिए हेडोनिक प्राइसिंग मेथड बेसिकली यूज उस जगह पे होता है जहां हम लोग कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हाउसेज का प्राइस। देखिए एक हाउस जो रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल के नजदीक है उसका कॉस्ट, उसका क्या प्राइस है, और एक जो जंगल में घर है उसका क्या प्राइस है। जंगल वाला घर सस्ता होगा, जहां रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल्स हो वहां पे महंगा होगा, ठीक है। तो ये होता है यूजिंग लिंकेज बिटवीन वेरिएशन ऑफ इन हाउस प्राइसेस, मतलब जो वेरिएशन हुआ इन हाउस प्राइसेस में उसके बारे में बात करता है हेडोनिक प्राइसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस इक्वेशन इज कंसर्न्ड विथ, है ना। देखिए डिफरेंस इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, वो बात करता है चेंजेस की बात करता है, कंटिन्यूटी की बात करता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चेंजेस की बात करेगा, पिछले साल क्या था उसके पिछले साल क्या चेंजेस हो रहा है ना, ये डिफरेंस इक्वेशन है, क्लियर। चलिए 41 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल। रॉबर्ट सोलो, यही होगा आंसर हमारा, क्योंकि ये इन्होंने एक्सोजेनस मॉडल दिया था। क्या दिया था? एक्सोजेनस मॉडल, ठीक है। तो बाकी ये रोमर जो है, रेबेलो है, लुकास है, ये लोग इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ डिप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी शुड बी यूज। डिप्रेशन इकोनॉमी में पूरा गिरा हुआ है, टैक्सेस शुड बी इंक्रीज, ये तो और डिप्रेस कर देगा। टैक्सेस आर केप्ट अनचेंज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज, बिल्कुल सही, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं और खराब करे, ये भी खराब, कुछ नहीं, इसमें चेंजेस ही नहीं होगा। बैलेंस बजट रहेगा तो इकोनॉमी में कुछ सुधार होगा ही नहीं। टैक्सेस को वही रखा जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए 43 है विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? स्टेबलाइजेशन ऑफ जनरल प्राइस टेबल, ये तो ऑब्जेक्टिव है भाई। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है। इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, है ना। और प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, नहीं, इकोनॉमिक वेलफेयर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो मनी का फ्लो किस तरह इकोनॉमी में हो रहा है उसकी बात करता है, ठीक है। चलिए 44 है प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस, ये कौन दिया था? डायनेमिक सरप्लस के बारे में जेबी क्लार्क ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया, बचा 2। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन, ये सुम्पीटर ने दिया था, तो ऑप्शन बचा सिर्फ हमारे पास बी, सी भी एलिमिनेट हो गया। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, ये नाइट ने दिया था। अ प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर, ये कैल्की का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। कुर्नो इक्विलिब्रियम इज नास इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है। स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ नास, बोथ होगा हमारा, ये नास इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू, हाँ प्राइस ग्रेटर होता है मार्जिन रेवेन्यू से, मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, नहीं। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन, नहीं। देखिए डायग्राम ध्यान होगा, ये मोनोपोली का भी ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ, प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है, ये प्राइस है तो मार्जिन रेवेन्यू हमारा कम होगा, ये एमआर, ये एआर है, ये एआर है, नीचे वाला एमआर है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन लगभग ऐसा ही होता है डायग्राम, थोड़ा सा मोनोपोली में इन इलास्टिक बनता है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इलास्टिक बनता है, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट गिल्ट एज मार्केट मीन, गिल्ट एज मार्केट जो होता है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट होता है, सेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
48 है मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, नहीं, कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट, हाँ बिल्कुल यही होगा, है ना। कहता है मेन्यू कॉस्ट क्या होता है ना, ये कहता है कि जब प्राइसेस अक्सर क्या होता है ना, सामान का रेट घट बढ़ रहा होता है, रॉ मटेरियल का, बार बार रेस्टोरेंट वाला चेंज नहीं करता, अल्टर नहीं करता प्राइस लिस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें मेन्यू कॉस्ट लगता है, ठीक है, उसको बनाने में खर्च लगता है, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट है द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हैज बीन गिवन बाय, ये हेक के द्वारा दिया गया है। हॉटरे का जो थ्योरी था ये था मॉनेटरी फेनोमेना पे बेस्ड था, वो प्योर मॉनेटरी फेनोमेना कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर, द वैल्यू ऑफ सिग्मा, मतलब इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉब डगलस में ये होता है 1, ठीक है, और CS में होता है कांस्टेंट, याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 51 है, कहता है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज अदर हेल्ड कांस्टेंट द चेंज इन फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड, जब एक फैक्टर को चेंज किया जाए बाकी को कांस्टेंट रखा जाए, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या तो रिटर्न टू अ फैक्टर कहलाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बाकी नहीं, क्लियर। चलिए कहता है द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिन व्हेन, देखिए जब प्रोडक्शन की बात करते हैं ये हमारा टीपी होता है ना, ये हमारा क्या होता है एमपी होता है, और ये हमारा एपी होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज तब होता है जब एमपी निगेटिव होने लगता है और टीपी घटने लगता है, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, टीपी स्टार्ट राइजिंग, टीपी रिमेन्स कांस्टेंट, एमपी स्टार्ट फॉलिंग, नहीं एमपी तो यहीं से स्टार्ट कर गया था ना फॉल करना, तो ये तो नहीं होगा, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए 53 फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, उसका समाप्ति तब होता है जब एपी मैक्सिमम होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कब होगा, ये खत्म तब होता है जब टीपी मैक्सिमम होता है, जहां पे एमपी 0 होता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है एमपी निगेटिव होता है, क्लियर। तो पहला का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, एक जगह है, यहां पर भी है। सेकंड का हमारा होगा टीपी मैक्सिमम, मतलब पहला ये होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी नंबर, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। 54 अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन, देखिए प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहता है, क्योंकि वहां पे टीपी मैक्सिमम होता है, वो एक आइडियल स्टेज कहा जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ अ चेंज इन, कहता जब ऑल इनपुट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज किया जाए तो रिटर्न जो मिलता है उसको रिटर्न टू स्केल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल 55 क्वेश्चन आज का, है ना, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।